हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 20 से 26 जुलाई 2020 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स, यानी कि आज जो है हम पिछले वीक जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं वो उस पर क्विक ग्लांस डालेंगे और उनको जो है आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो है ये जो संस्करण हम ला रहे हैं ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और आप इसे जो है बहुत पसंद करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी ये यहाँ पे कोशिश रहेगी कि हम इस संस्करण को जो है आधे घंटे के अंदर खत्म कर दें। तो आधे घंटे तक आप बने रहिए और जी हाँ, यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपने पास्ट में पढ़े हुए हैं और जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा आपका ऐसे वैसे वैसे रिवीजन होता जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीकली करंट अफेयर शो पे, जो कि 20 से 26 जुलाई 2020 के अंक को कवर कर रहा है। और अब से हम जो है हर एक हफ्ते इसी तरीके से संडे को वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रदान करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स और जिस भी स्टडी ग्रुप में है वहां शेयर करें। प्लीज 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 डू शेयर बिकॉज वी टॉयल डे एंड नाइट टू गिव यू द बेस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, और प्लस जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आप हमारे क्वालिटी करंट अफेयर्स जो है डेली पाने से मरहूम ना हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके उस पे है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच प्रोडक्ट वाज रिसेंटली इशूड जीआई सर्टिफिकेट। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट बाय द सेंटर। तो हाल ही में केंद्र द्वारा किस उत्पाद को जीआई प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? तो आपका सैफरन ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है सी। तो यहां देखिए ये रहा आपका सैफरन, जो कि कश्मीर घाटी में उगाया जाता है और ये सबसे महंगा जो है आप बोल सकते हैं क्रॉप है। ठीक है, अब यहां पे जो बाकी ऑप्शन है वो क्या है? ये चकहाव मणिपुर का। सो मणिपुर का चकहाव क्या है? ये एक ब्लैक राइस है और इसको भी जीआई टैग मिला मई 2020 में। फिर गोरखपुर टेराकोटा, इसको भी जो है जीआई टैग मिला कब? तो मई 2020 में। और उड़ीसा रसगुल्ला को 2019 में जीआई टैग मिला। और ये जीआई टैग देता कौन है? तो ये देता है जीआई रजिस्ट्री, जो कि 1999 में बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? चेन्नई में। कहां है दोस्तों? चेन्नई में। और पहला जीआई सर्टिफिकेट किस प्रोडक्ट को मिला था? तो वो आपका दार्जिलिंग ट्री। किस प्रोडक्ट को? तो आपका दार्जिलिंग टी को जो है मिला था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? सो किसके साथ? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है ये 14th जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड मीटिंग हुई थी अभी 25 जुलाई को, यानी कल ही। तो उस दौरान जो है इस चीज पे दोनों देशों ने हामी भरी कि हमें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द जो है दोनों देशों के बीच में लागू कर देना चाहिए। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ये है यूनाइटेड किंगडम, ये जो है आपका ईयू से एग्जिट कर चुका है। कब? तो जनवरी 2020 में। तो उसे हम ब्रेक्जिट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद से क्या है कि ब्रिटेन अब इंडिपेंडेंट लेवल पे लोगों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। उसमें से भारत भी सबसे प्रमुख देश है, क्योंकि भारत आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और बाजार है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों, ए कंट्री और बी कंट्री, सपोज ये दो कंट्री हैं, अब दोनों कंट्री में सपोज कि कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जब तक इन दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो जनरली होता है क्या कि गुड्स जो है इंपोर्ट हायर टैरिफ पे किया जाता है। तो क्या होता है कि जो भी गुड जिस कंट्री में आता है वो होता क्या है? वो कॉस्टली आता है। अब जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा ए और बी देशों के बीच में, जो ट्रेड टैरिफ्स होंगे वो एकदम मिनिमल या नियर टू जीरो हो जाएंगे, जिससे कि जो भी इंपोर्ट आएगा वो काफी चीप हो जाएगा। अब ये तो हुआ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन ये इसके घाटे और फायदे क्या हैं?
तो यहां देखिए मैंने बताया है कि सबसे पहला फायदा क्या है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है और तीसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। लेकिन इसके घाटे क्या है कि मतलब कि इंक्रीजिंग जॉब आउटसोर्सिंग, सो जितने जॉब होते हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वर्किंग कंडीशंस काफी पुअर होती है और आपका नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो डिग्रेड होता है। तो ये इसके घाटे हैं और कुछ अपने फायदे भी हैं। अब क्या भारत जो है अब तक जो है कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं दोस्तों? जी हाँ, पता होना चाहिए। तो कितने देशों के साथ कर चुका है, तो यहां देखिए मैंने लिखा है। तो सबसे पहले श्रीलंका के साथ 1998 में, फिर अफगानिस्तान के साथ 2003 में, थाईलैंड के साथ 2004 में, सिंगापुर के साथ 2005 में, भूटान के साथ 2006 में, नेपाल के साथ 2009 में, कोरिया के भी साथ 2009, मलेशिया 2011 और जापान 2011। तो आपके कुल कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो कुल 9 देशों के साथ जो है भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। अब क्या है कि भारत जो है रीजनल हिस्सा भी है, कई रीजनल ग्रुपिंग्स का हिस्सा है, तो भारत ने रीजनल लेवल पे भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो सबसे पहला है साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2004 में साइन किया गया था। और दूसरा है आपका इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एग्रीमेंट यानी कि इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका 2010 में साइन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पूरा लेखा जोखा इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ओके, तो आई होप यहां से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच पुणे बेस्ड फार्मा कंपनी हैज डेवलप्ड कोविड-19 पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19। क्या है HGCO19? सो किस पुणे स्थित फार्मा कंपनी ने कोविड-19 संभावित वैक्सीन उम्मीदवार HGCO19 को विकसित किया है? तो ये कौन है? ये है आपका जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका डी, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स। और इसके सीईओ हैं संजय सिंह, ये हैं संजय सिंह। ठीक है, अब जब बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि काफी जो है इंडिया में वैक्सीन कैंडिडेट्स डेवलप हो रहे हैं, तो अभी तक भारत में 2 ही ऐसे वैक्सीन हैं जो कि इंडिजिनियस लेवल पे बने हैं और जिनको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो वो कौन से हैं? तो पहला है आपका कोवैक्सीन। कौन सा है? कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। दूसरा है आपका ज़ाइकोव D19। तो ज़ाइकोव डी, ये जाइडस कैडिला ने जो अहमदाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं पंकज पटेल। ठीक है, तो इन दोनों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप की है इंडिजीनियस तरीके से और वो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुका है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग जो है दोस्तों, यहां पे एक सीरम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में था। ओके, अब इसकी क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में जो है क्या डेवलप किया है इंडिजीनियस तरीके से, स्वदेशी तरीके से। तो आपका क्या, तो PPCV वैक्सीन यानी कि आपका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्या है आपका? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन, PPCV। तो ये जो PPCV है ये किसके लिए दिया जाता है आपका? किसके लिए? तो बच्चों में जो निमोनिया होता है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है PPCV। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सीरम इंस्टीट्यूट और ये है कहां? ये भी आपका पुणे में है और इसके अध्यक्ष हैं आधार पूनावाला। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं कोवैक्सीन, है ना, और आपका ज़ाइकोव डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है विच कंट्री गॉट द ऑब्जर्वेशन स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व व्यापार संगठन में किस देश को अवलोकन का दर्जा मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि तजिकिस्तान। किसको मिला है? सॉरी, तुर्कमेनिस्तान। डी यानी कि आपका तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान को मिला है और ये जो है इसके साथ ही इसको अगर परमानेंट स्टेटस मिल जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में आया था उसमें कितने हो जाएंगे कुल मेंबर? आपके 165 मेंबर हो जाएंगे। कितने? 165 मेंबर। और अभी कितने हैं? तो 164 मेंबर हैं। कितने हैं? तो 164। और ये जो 164th नेशन था जो बना था वो कौन था? आपका अफगानिस्तान 2016 में। कब? तो 2016 में।
ठीक है दोस्तों। अब जब बात उठी है इन देशों की, तो हमें इन देशों के कैपिटल और जो प्रेसिडेंट है, करेंसी है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने यहां पे दिया है, ठीक है। तो ये है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो आपका आपका पहला है कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, प्रेसिडेंट है कासिम जोमात टोकायेव और प्राइम मिनिस्टर है अस्कर ममीन। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अशगाबाद है और प्रेसिडेंट है गुरबांगुली बर्दी मुहाममेदोव, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है और प्रेसिडेंट है अशरफ गानी। तजाकिस्तान जो है ये इसकी कैपिटल दुशनाबे है और प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमोन और प्राइम मिनिस्टर है कोखीर रसूल जोदा, ठीक है। अब बात उठती है करेंसी की, तो कजाकिस्तान की करेंसी है क्या, तो आपकी टेंगे, क्या है, टेंगे। तुर्कमेनिस्तान की है मन्नत, अफगानिस्तान की है अफगानी और तजाकिस्तान की है सोमोनी, क्या है, सोमोनी। टेंगे, मन्नत, अफगानी, सोमोनी। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So, from when will be the cigarettes and other tobacco products packaging and labeling Third Amendment Rules 2020 come into effect? तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग तीसरा संशोधन नियम 2020 कब से लागू होगा? तो ये दोस्तों आपका दिसंबर 1 2020 से लागू होगा। कब से? तो 1 दिसंबर 2020 से। और ये देखिए, ये रहा वार्निंग जो कि मतलब कि हर एक वेंडर्स को लगाना है। और ये जो है पहला पिक्चर है। दूसरा जो है एक और पिक्चर है, यानी 2 सेट्स ऑफ पिक्चर जो है आपका इशू किया गया है। तो दूसरा सेट ऑफ पिक्चर जो है वो दिसंबर 1 2021 से लागू होगा। पहला होगा दिसंबर 1 2020 और दूसरा पिक्चर दिसंबर 1 2021 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि संताराम बुदना सिद्धि बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम सिद्धि कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड टू कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो सिद्धि कम्युनिटी ट्रेसेस इट्स रूट टू विच कंट्री? ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखना है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो कर्नाटक विधानसभा में मनोनीत होने वाले सिद्धि समुदाय से शांताराम बुदना सिद्धि पहले व्यक्ति बने। तो सिद्धि समुदाय का मूल किस देश में पाया जाता है? तो आपको ओरिजिन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मोजाम्बिक के साथ साथ एक और देश जो है जहां ये पाए जाते हैं, आपका कहां? तो आपका कीनिया। कहां? तो आपका कीनिया भी ये पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो सिद्धि कम्युनिटी है ये आपका मुंबई, गोवा और कर्नाटका में मेनली पाया जाता है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और शांताराम बुदना सिद्धि कौन है? तो ये रहे आपके शांताराम बुदना सिद्धि। और ये जो है आरएसएस के वनवासी कल्याण केंद्र, ठीक है, जो कि आरएसएस का ट्राइबल विंग है, उसके ये कर्नाटका के स्टेट सेक्रेटरी हैं। और वनवासी कल्याण केंद्र के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जगदेव राम ओरांव, तो उनकी जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। किनका? तो जगदेव राम ओरांव जो कि छत्तीसगढ़ थे, उनका छत्तीसगढ़ के थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे सॉरी, यहां पे जो है कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई है। किसकी? कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो आपको यह बताना है, यह समझना है कि भारत में कुल कितने राज्यों में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब आपका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कुल मिला के कितने हैं? 6, ठीक है। तो पिछले साल यानी 5 अगस्त तक थे कुल मिला के कितने? 7। लेकिन 5 अगस्त को जब जम्मू एंड कश्मीर को डिसॉल्व करके 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो कुल कितने रह गए? 6। तो 6 आपको कैसे याद रखने हैं? पहले तो आपका यूपी और बिहार। कौन हो गया आपका? यूपी और बिहार, ठीक है। और बाकी 6 कौन है? तो बाकी जो 4 हैं ये आपके सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। सदर्न इंडिया में बस आपको क्या करना है? आपको केरला और तमिलनाडु को छोड़ देना है। किसको? केरला और तमिलनाडु को छोड़ देना है। अब बाकी 4 जो बचे बड़े राज्य, वहां पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो कौन? ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे।
The new website of Prime Minister is now accessible in how many Indian languages? तो प्रधानमंत्री की नई वेबसाइट अब कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यदि आपको पता है कि भारत की 8वीं सूची में कितने लैंग्वेजेस हैं, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने लैंग्वेजेस हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस हैं। और अब जो है प्रधानमंत्री का जो नया वेबसाइट है वो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो है अब आएगा। ठीक है, और अब तक जो है कितने लैंग्वेजेस में था, तो अब तक आपका 12 लैंग्वेजेस में था। कितने, तो 12 लैंग्वेजेस में। और इसके अलावा आपको और एक चीज याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री की जो नई वेबसाइट होगी वो यूएन के जो 6 लैंग्वेजेस हैं उसमें भी एक्सेसिबल होगी। और ये कौन कौन सी हैं, ये है आपका अरेबिक, ठीक है, फिर है आपका चाइनीज, देन है आपका इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश तो रहेगा ही, ठीक है, फिर है आपका फ्रेंच, ठीक है, फिर फ्रेंच है, देन है आपका रशियन, और फिर है आपका स्पेनिश। कौन सा है, आपका रशियन, और देन आपका स्पेनिश। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आपका अरेबिक हो गया, चाइनीज हो गया, ए सी ई, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, एफ आर और एस, FACEFRS। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि विच स्टेट हैज रेज्ड द मिनिमम वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स? किस राज्य ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है? तो किसने बढ़ाई है, करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो अब जो है जितने भी आपके श्रमिक हैं, चाहे वो अनस्किल्ड हो, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, चाहे हाईली स्किल्ड हो, तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है उसमें जो है उड़ीसा की सरकार ने, नवीन पटनायक की सरकार ने क्या किया है, बढ़ोतरी किया है। और ये जो बढ़ोतरी है ये 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मैंने बाकी स्टेट्स दिए हैं तो इनके भी आपको क्या है, मिनिमम वेजेस पता होने चाहिए। तो ये देखिए, तो ये आपका जो है मिनिमम वेजेस यहां देख लीजिए। तो ये जो मिनिमम वेजेस है छत्तीसगढ़ में आपका कितना है, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, कौन, तो आपके अनस्किल्ड लेबर्स, तो उनको जो 9,380 रुपए प्रति माह जो है मिलता है मिनिमम वेज, और जो हाईली स्किल्ड है उनको 11,070 रुपए प्रति माह। फिर बिहार में जो है 7,462 और 11,544 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश में 8,625 मिनिमम और 10,627 रुपए हाईली स्किल्ड को, और 8,625 तो अनस्किल्ड को। ठीक है, अब आपको दोस्तों ये मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा मिनिमम वेज कौन सा राज्य देता है? तो ये कौन सा राज्य देता है, तो ये है आपका दिल्ली। तो कितना देता है ये, तो ये जो है 17,000 रुपए प्रति माह तक देता है, 14,000 से लेकर 17,000 रुपए प्रति माह तक। अब एक और सवाल इसी से जुड़ा है कि जो नेशनल लेवल पे जो मिनिमम वेज है वो कितना है, तो वो है आपका 4,628 रुपए प्रति माह। कितना, तो 4,628 रुपए प्रति माह। ठीक है, कितना, 4,628 रुपए प्रति माह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, फॉर विच स्टेट और यूटी अ प्रपोजल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वॉज अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि लद्दाख के लिए। किसके लिए, तो लद्दाख के लिए। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, यहाँ पे एक जो है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज भी बनाया जाएगा, जो कि वहां के गेलुग और क्यात्सू जो सेक्ट है, तिब्बतन बुद्धिस्ट सेक्ट, उनको जो है केटर करेगा। किनको, गेलुग और क्यात्सू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका लद्दाख और ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आगे 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट इन इंडिया एज ऑफ 2018 अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इंडिया? तो भारत में जन्म और मृत्यु के
अनुसार 2018 में भारत में जन पंजीकरण दर क्या है? तो ये है आपका बी करेक्ट ऑप्शन 89%। और डेथ रेट कितना है? तो वो है आपका 88.8% और बर्थ रेट है 89.3%। ठीक है, आपको स्पेसिफिक मैंने बता दिया। 89.3% क्या है? आपका बर्थ रेट, और 88.8% क्या है? ये है आपका क्या? तो आपका डेथ रेट। ठीक है, कब? तो 2018 में। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो डेथ रेट हुआ है वो किसमें हुआ है? वो है आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और बर्थ रेट के मामले में कौन से 4 राज्य जो है सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है पंजीकरण के मामले में? तो वो है आपका यूपी, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, और उड़ीसा। कौन? यूपी, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन 4 राज्यों में जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज सीकिंग टू परचेज हैमर मिसाइल। तो भारत किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्या है? तो फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। और आपको बता दें कि ये जो हैमर मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे बेस्ड है और प्लस एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी है। तो ये दो का मतलब क्या होता है? तो जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है इसमें सीधी बात है, इसका मतलब है फायर करो और भूल जाओ। यानी कि एक बार आपने जो है मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो वो जो है आप जो है उसको बीच में मैन्यूवर नहीं कर सकते। वो सीधा जाके क्या करेगा? अपने टारगेट को हिट करेगा। तो आप लॉन्च करके भूल जाओ, वो अपने टारगेट को हिट ही करेगा। ठीक है, तो ये है आपका हैमर मिसाइल। अब इंडिया में भी एक मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वो कौन सा है? वो है आपका नाग एंटी टैंक मिसाइल, और जिसे हम लोग हेलिना भी बोलते हैं और प्लस क्या बोलते हैं? ध्रुव अस्त्र भी बोलते हैं। हेलिना और ध्रुव अस्त्र कौन है? तो ये आपका नाग मिसाइल। ठीक है, अब ये जो हैमर मिसाइल है ये किस पे फिट होगा? तो ये आपका राफेल जेट पे फिट होगा, जो कि फ्रांस हमको सप्लाई कर रहा है। कितने? तो 5 राफेल जेट सप्लाई कर रहा है। कब? 29 जुलाई को। कहां पे आएगा वो? अंबाला एयरबेस में। कहां? तो अंबाला एयरबेस में। और अगर बात करें हैमर मिसाइल की तो इसे बनाता कौन है? तो इसे फ्रांस की डिफेंस फर्म जो है साफरान बनाती है। कौन बनाता है? तो फ्रांस की डिफेंस फर्म साफरान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हैमर मिसाइल का चित्र। ओके, 12वां क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडिया इज डेवलपिंग रैपिड टेस्टिंग किट फॉर रिजल्ट्स इन लेस देन 30 सेकेंड्स। सो किस देश के साथ भारत 30 सेकेंड से कम समय में तेजी से परीक्षण करने वाली किट विकसित कर रहा है? तो किसके साथ मिलके? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, इजराइल। किसके साथ? तो इजराइल के साथ मिलके। और इजराइल के साथ मिलके भारत जो है 4 ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। सो 2 जो टेक्नोलॉजी है ये आपका सलाइवा सैंपल पे बेस्ड है। किस पे? तो आपके थूक के सैंपल पे, सलाइवा के सैंपल पे बेस्ड है। और बाकी जो 2 हैं, पहला जो है 2 में से ये आपका एक तो एआई यूज करेगा। क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा। इसमें एक ब्रीथ एनालाइजर लगा हुआ है और जैसे ही आप बोलेंगे तो पहले ही उसमें पहचान लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि आपको पहले स्टेज का कोविड या कोरोना वायरस है या नहीं। अब जो दूसरा है वो जो है वायरस डिटेक्टर है, जो कि आपका रेडियो वेव यूज करके बताएगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक है, अब जो सलाइवा वाला है इसमें जो पहला वाला है इसमें पॉली एमिनो एसिड जो है यूज हो रहा है और ये जो है आपका आधे घंटे के अंदर बता देगा कि टेस्ट होगा, मतलब कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और दूसरा जो है वो है आपका क्या है? तो वो आपका घर पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस पे? तो घर पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात जो इसमें से उठती है वो क्या है कि इस प्रोजेक्ट को जो है इंडिया इजराइल के प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? तो इजराइल की तरफ से जो है कौन? तो आपका डैनियल गोल्ड। कौन? तो डैनियल गोल्ड। और इंडिया की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन जो है उसको लीड कर रहे हैं। कौन? तो डैनियल गोल्ड और के विजय राघवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स दैट इज इन न्यूज रिसेंटली। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि कौन सा है जो हाल ही में खबरों में है? तो ये कौन सा है? ये है आपका डी पंतनल।
कौन सा? तो डी पंतनल। और ये है कहां? तो ये देखिए, ये रहा पंतनल आपका क्या? तो वेटलैंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है और ये है आपका कहां? तो ब्राजील। ब्राजील से शुरू होके ये पैराग्वे और फिर बोलीविया तक एक्सटेंड करता है। कहां से? ब्राजील से पैराग्वे होते हुए आपका बोलीविया तक एंड करता है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उससे ये पता लगा है कि वर्ष 2020 में यहां के जो फॉरेस्ट हैं इनमें जो आग लगने की जो वृद्धि है वो लगभग 3 गुना ज्यादा हो गई है। तो आप सोचिए अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो कितने हाई लेवल पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? और ये क्यों बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यों बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये दुनिया का 40% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कितना? दुनिया का 40% ऑक्सीजन। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ये है आपका कैमरू। तो कैमरू जो है ये रोन रिवर पे है, रोन रिवर के किनारे, और ये फ्रांस में है। वासुर नेशनल पार्क जो है ये आपका जो है इंडोनेशिया में है। कहां है? वासुर नेशनल पार्क आपका इंडोनेशिया में। और सुंदरबंस आपका इंडिया में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि द थर्ड यूनिट ऑफ विच न्यूक्लियर पावर प्लांट अचीव्ड क्रिटिकलिटी ऑन जुलाई 22। तो किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने 22 जुलाई को सामान्य परिचालन स्थिति हासिल की? तो सामान्य परिचालन स्थिति का मतलब है क्रिटिकलिटी। कहने का मतलब है कि अब इसमें न्यूक्लियर फिजन होने लगेगा, यानी कि जो अणु विखंडन जो है वो होने लगेगा और जिससे बिजली उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो ये कहां हुआ है? ये आपका सी यानी कि काकरापार। कहां? तो सी यानी कि काकरापार, जो कि गुजरात में है। कहां? तो तापी नदी के किनारे। कहां? गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे काकरापार। ठीक है, अब जो पहले 2 यूनिट है उनकी जो वो थी कैपेसिटी, वो कितनी थी? 220 मेगावाट दोनों की। ठीक है, और अब जो ये बना है इसकी कितनी है? तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। कितनी? तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। और ये जो है आपका मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना है। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना हुआ ये जो है देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले आपका था तारापुर। कौन सा? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, और उसका था कितना? 540 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। कितना? तो 540 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। नरोरा आपका यूपी में है, कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, और कल्पक्कम को हम लोग मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे और एक बात होती है। क्या होती है? जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आई है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि देश में जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन कितना है और कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। सो कुल जो देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आप मैप से देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। कुल जो है 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जो है अब इसको मिला के कितने हो गए? +1 मिला के आपका 23। और जो कुल जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 6780 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। और ये कुल एनर्जी प्रोडक्शन का देश में कितना? तो 1.9% कंट्रीब्यूट करता है। कितना? तो 1.9% जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी जानकारी आपको यहां से मिल गई, ये आपके लिए बहुत है। और अब आगे बढ़ते हैं किस पे? 15वें क्वेश्चन पे। एक्सक्यूज मी दोस्तों, थोड़ा बोलते बोलते थक गया। ठीक है, चलिए अब अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मेड एंटीजन टेस्ट किट अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर। तो आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित भारत निर्मित एंटीजन टेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट। क्या है? तो आपका पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट। ठीक है, और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है माई लैब सॉल्यूशंस। कहां की? तो पुणे की है। कौन? तो माई लैब सॉल्यूशंस। ठीक है, अब माई लैब सॉल्यूशंस जो है इसने देश में ही निर्मित सबसे पहला जो है पीसीआर टेस्ट किट बनाया था। तो क्या नाम है उसका? आरआरटी पीसीआर टेस्ट, यानी कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट।
क्या? तो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट ये देश में सबसे पहला किसने बनाया? तो आपका इसी माई लैब ने बनाया। अब जो दूसरा है स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी टेस्ट, ये जो है साउथ कोरिया की कंपनी एसडी बायोसेंसर ने बनाया है। किसने? तो आपका एसडी बायोसेंसर जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने बनाया है। और देश में सबसे पहला जो पीसी एंटीजन जो टेस्ट रैपिड टेस्ट है वो जो है इसी कंपनी को जो है अनुमति दी थी आईसीएमआर ने। अब स्वदेशी लेवल पे किसने बना दिया? आपका माई लैब ने। ठीक है, यहां पे ये तीनों क्लैरिटी आपको मिल गई। मैं फिर से एक और बार बता देता हूं, आरआरटी-पीसीआर टेस्ट ये रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर टेस्ट है और इसको स्वदेश में ही निर्मित किया गया है और ये देश का सबसे पहला अपने देश में ही निर्मित जो है पीसीआर टेस्ट है जिसे बनाया है माई लैब ने। बी जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एंटीजन टेस्ट, ये जो है आपका एसडी बायोसेंसर जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है और इसको ये देश में पहली कंपनी थी जिसको आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट जो है करने की अनुमति दी। ठीक है, सी जो है ये पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट है, ये देश में ही निर्मित जो है सबसे पहली एंटीजन टेस्ट किट है और इसे जो है माई लैब ने ही बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या है कि आपने देखा होगा कि आपका पीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट, तो मैंने यहां पे जो है डिफरेंस बताया है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। जो आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसमें क्या होता है कि वायरस की प्रेजेंस किससे ढूंढी जाती है? तो आरएनए के प्रेजेंस से। वायरस के आरएनए प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करता है और ये जो है थ्रोट, गले और नाक से जो है आपका स्वैब निकालता है। ये काफी सेंसिटिव होता है, काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है और लगभग 5 घंटे लेता है रिजल्ट दिखाने में। ठीक है, अब दूसरा है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो है ये क्या करता है, जो आपका वायरस प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, आपके आरएनए छुपे होते हैं। तो ये क्या करता है, वायरस के प्रोटीन के बारे में जो है सबसे पहले पता लगाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस में जो है क्या है आपका स्पाइक प्रोटीन, जिससे कि डिजीज फैल रहा है। किससे? तो स्पाइक प्रोटीन। तो उसी प्रोटीन का ये पता लगाता है। तो ये कैसे करता है? तो आपका ब्लड सैंपल लेके, ये लेस सेंसिटिव रहता है इसलिए लेस एक्यूरेट देता है और ये आधे घंटे में ही रिजल्ट दे देता है। अब रही बात एंटीबॉडी या सेरोलॉजिकल टेस्ट की, तो ये जो है एंटीबॉडीज देखता है ब्लड में। तो एंटीबॉडीज का मतलब है कि जो एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज शरीर में बनते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको इंजेक्शन दिया जाता है या आप ठीक होते हैं तो आप में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और यही एंटीबॉडीज जैसा हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन में भी यूज होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि प्लाज्मा बैंक आपका सबसे पहला दिल्ली में खुला, फिर आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहां तक ये सारे इसमें खुल गया। ठीक है, अब क्या होता है कि एंटीबॉडीज दिखाता है कि पास्ट में किसी को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इससे पता लग जाता है। तो ये जो है पास्ट इन्फेक्शन के बारे में बताता है और ये अर्ली डिटेक्शन नहीं है बल्कि क्या पास्ट इन्फेक्शन बताता है। ठीक है, अब इसमें जो है 2 तकनीक का इस्तेमाल होता है। वो कौन सी? आपका एलिजा टेक्निक और दूसरा CIA। एलिजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसॉर्बेंट एसे और CIA मतलब शेमुलिनेसेंट इम्यूनो एसे। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने इंफॉर्मेशन यहां क्लियर कर दी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि विच टेम्पल सॉ द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑफ आदि फेस्टिवल जुलाई टू अगस्त। तो आदि महोत्सव जुलाई और अगस्त के उपलक्ष्य पर किस मशहूर मंदिर में फहराया गया झंडा? वहां पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुआ और उस सेरेमनी के बाद जो है उस राज्य में जो है आदि फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि एक फार्मिंग फेस्टिवल है, सोइंग सीजन का फेस्टिवल है, यानी कि बीजारोपण के सीजन का फेस्टिवल है, जो कि बरसात के मौसम के बाद मनाया जाता है। तो ये आदि फेस्टिवल जब उस मंदिर में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होता है उसके बाद जो है पूरे राज्य में वो मनाया जाता है। ठीक है, तो वो कहां? तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, मीनाक्षी टेम्पल। तो क्या? ए, मीनाक्षी मंदिर, जिसे हम लोग मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल के रूप में भी जानते हैं, ये रहा और ये पार्वती और शिव का मंदिर है। ठीक है, अब बाकी के बारे में जान ले तो आपका लिंगराज टेम्पल जो है ये आपका जो है मैं यहां बता दूं, मीनाक्षी टेम्पल जो है ये आपका वगाई रिवर के किनारे है। कहां? तो वगाई रिवर के किनारे है और इसे बनाया था आपका
पांड्या किंगडम के दौरान ये बना था। किसका? तो पांड्या किंगडम के दौरान। लिंगराज टेम्पल ये आपका सोमवंशी और गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, जो कि प्राइमरली ओडिशा में जो है वहां पे जो है लिमिटेड थे। और ये लिंगराज टेम्पल है आपका कहां? तो आपका भुवनेश्वर, और आपका मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। ठीक है। महाकालेश्वर टेम्पल ये उज्जैन में है, ये एक ज्योतिर्लिंग है। और बृहदेश्वर टेम्पल ये राजराज चोला ने बनाया था, और ये जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये है कहां? ये आपका थंजावुर में है। कहां है? थंजावुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है Who won the FIDE Women's Speed Chess Championship? तो FIDE महिलाओं की स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी यहां दिया है बी, अन्ना उश्निना। किसने? तो अन्ना उश्निना ने जीती, और ये यूक्रेन की हैं, और ये रही आपकी अन्ना उश्निना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, So in which country BCCI seeks to hold 2020 Indian Premier League? So किस देश में BCCI इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजित करना चाहता है? तो कहां? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यूनाइटेड अरब अमीरात। और कब? तो आपका सितंबर 2020 में आयोजन करने का सोच रहा है। और ऐसी जानकारी जो है किसने दी है? सो BCCI में IPL को जो पूरा देखते हैं ब्रजेश पटेल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि हमने जो है गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि हम UAE में जो है इस साल का IPL करा सकें। अब ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप होना था वो अब नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पे हम आपको बता दें कि जो IPL है वो आपका मई में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते वो नहीं हुआ। और दो देशों ने इसकी फरमाइश की थी, आपका श्रीलंका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने BCCI को लिखा था कि हमें आप अलाउ करें कंडक्ट करने के लिए। तो BCCI ने अब जाके UAE पे जो है सहमति दिखाई है। ओके दोस्तों, UAE की राजधानी क्या है? आपका आबू धाबी। UAE की क्या राजधानी है? आबू धाबी। और इसमें कुल मिला के 6 स्टेट्स हैं, यानी 6 एमिराट्स हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि which state is planning to give land ownership rights to women who work in their husband's field? तो अपने पति के खेतों में काम करने वाली महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक देने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि उत्तराखंड। कौन? तो उत्तराखंड, जिसके कि मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और कैपिटल इसकी समर विंटर है। समर है आपकी गैरसाइन, और विंटर है आपकी देहरादून। ठीक है। और यहां पे हम ओडिशा के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ओडिशा भी जो है एक जो आपका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसमें बदलाव ला रहा है। क्यों? क्योंकि जो वहां के शेयर क्रॉपर्स हैं, यानी कि जो आपका बटाई पे जो खेती करते हैं, उनको हक देने के लिए ओडिशा एक लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट ला रहा है। ठीक है। और अभी हाल ही में ओडिशा ने उनके लिए शेयर क्रॉपर्स के लिए बलराम योजना शुरू की। कौन सी? तो आपका बलराम योजना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्राइवेट डायग्नोस्टिक फर्म 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मे हैव कोरोना वायरस एंटीबॉडीज? सो किस निजी नैदानिक फर्म के अनुसार 15% भारतीयों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी हो सकते हैं? तो ये किसमें हो सकते हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है किसके हिसाब से? आपका थायरोकेयर टेक लिमिटेड के हिसाब से, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के वेलुमनी। कौन? तो डॉक्टर के वेलुमनी। ठीक है। तो थायरोकेयर के हिसाब से यह है कि पूरे देश में लगभग 15% जो है वो कोरोना से जो है अफेक्टेड हो सकते हैं या ठीक हो चुके हैं। तो ये लगभग कितने हैं? 180 मिलियन। कितने? तो 180 मिलियन जो है कोरोना वायरस से अब तक ठीक भी हो चुके हैं, और आपको पता भी नहीं है। और ये अपने आप में हम बोल सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। अब हर्ड इम्यूनिटी बोलते किसको हैं? तो हर्ड इम्यूनिटी की परिभाषा यह है कि कोई बोलता है कि अगर 40% से ज्यादा लोग अगर संक्रमित हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और वो वायरस जो है स्प्रेड होना बंद हो जाता है। और कई लोगों का मानना है कि ये अचीव होता है 70% पॉपुलेशन इन्फेक्शन पे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब किस पे बढ़ते हैं? आपको आई होप समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। अभी जाइएगा मत कहीं, ठीक है, क्योंकि अभी और 25 क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए, सॉरी,
So which state governor has asked its government to reinstate its state election commissioner? So किस राज्य के राज्यपाल ने अपनी सरकार को अपने राज्य चुनाव आयुक्त को बहाल करने के लिए कहा है? तो किसके? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश, जिसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और जिसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनको 10 अप्रैल को जो है सस्पेंड कर दिया गया, ये रमेश कुमार, और ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और इनको जो है एक ऑर्डिनेंस लाके सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद से ही जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट उठ गया है कि क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो कई लोग जैसे कि सुभाष कश्यप, उनका मानना है कि ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, बट जिस तरीके से उनको ऑर्डिनेंस लाके निकाला गया ये जो है सही नहीं है। और कई जो हैं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये आर्टिकल 243 के का जो है क्या है? वायलेशन है। किसका? आर्टिकल 243 के, ठीक है, आर्टिकल 243 के जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसका ये क्या है? ये वायलेशन है। क्यों वायलेशन है? क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि आर्टिकल 243 के हिसाब से गवर्नर जो है एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है एक जो है लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि 5 साल या 3 साल जो भी है, और इनको एस रमेश कुमार को जो है 2016 में जो है नियुक्त किया गया था। अब आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट के हिसाब से यह है कि अगर किसी को 3 साल तक कोई नियुक्त है तो उसको जो है और 3 साल तक के लिए किसी राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इनका कार्यकाल न बढ़ा के इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या किया? इनको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, अब 243 के ही क्लॉज 2 में, किसमें? तो क्लॉज 2 में यह मेंशन किया गया है कि जो भी कोई भी ऑर्डिनेंस या एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लाएगी वो जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के डिसएडवांटेज या खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो उनको डिसएडवांटेज पे नहीं रखेगा, लेकिन इस एक्ट में क्या है कि उनको डिसएडवांटेज पे रखा गया है, इसलिए ये असंवैधानिक हो जाता है। सो आर्टिकल 243 के क्लॉज 2 बात करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के प्रोटेक्शन को लेकर। किसके? तो प्रोटेक्शन को लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि ह्यूज एक्सप्लोजन हैपेंड नियर बागजन ऑयल वेल इंज्यूरिंग 3 फॉरेन एक्सपर्ट्स। सो इन विच स्टेट इज ऑयल वेल लोकेटेड? सो बागजन तेल के कुएं के पास हुए विस्फोट में 3 विदेशी विशेषज्ञ घायल हो गए। सो तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। और यहां देखिए मैप के जरिए, ये रहा आपका बागजान, आपका ऑयल जो वेल है, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। और ये क्यों सबसे बड़ा कंसर्न है? क्योंकि ये 56 दिन से इसमें आग लगी है, 27 मई से ही। और यहाँ पे जो मगुरी बिल यानी कि मगुरी वेटलैंड है, ये मगुरी बिल क्या है? मगुरी तालाब या मगुरी वेटलैंड, और प्लस आपका डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये दोनों ही जो है अब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो है गोल्डन गिब्बॉक जो है यहां मिलता है। क्या? आपका गोल्डन गिब्बॉक, वन हॉर्न राइनो और एलिफेंट रिजर्व भी यहीं पे है, इसीलिए जो है ये बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। किसका है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का। ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। मगुरी बिल क्या है? मगुरी बिल एक वेटलैंड है। क्या है? वेटलैंड है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो कब बना था? 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? सो द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके करेक्ट हैं ऑप्शन ए, एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। और बाकी मैं बता दूं कि ब्रजेश मिश्र ये आपके सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। किसके टाइम पे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में। शिवशंकर मेनन ये भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। किसके कार्यकाल में? यूपीए की सरकार में। और अजीत डोवल जो अभी यानी प्रेजेंट जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन फॉर द इंडियन आर्मी बाय डीआरडीओ? सो डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है यानी आपका बी भारत। क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन बी भारत। और यहां पे आपको बता दूं कि रुस्तम भी जो है एक ड्रोन है जो कि डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स को कब देगा? तो दिसंबर एंड तक देगा। ठीक है, अर्जुन जो है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक है, यानी भारत में ही निर्मित हुआ टैंक
टैंक है, और भीष्मा जो है ये T-90 टैंक है जो कि हमने रशिया से इंपोर्ट किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका भारत ड्रोन। ओके, 25वां क्वेश्चन, सो विच इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ हाईवेज इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को राजमार्ग इंग्लैंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको? करेक्ट ऑप्शन है डी, दीपेश शाह को। किसको? तो डी, दीपेश शाह ये रहे। और मैं बाकी ऑप्शन के बारे में बता दूं तो अजय कक्कर और डॉक्टर समीर शाह को, जो ब्रिटेन की रेस कमीशन बनी है उसके मेंबर जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये जो रेस कमीशन है, ब्लैक लाइव्स मैटर, जो एक कैंपेन चल रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड, जो कि अमेरिका से शुरू हुआ था, जहां पे जॉर्ज फ्लॉयड को जो है मारा गया था पुलिस द्वारा। तो उसके बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन चल रहा है। उसी के मद्देनजर ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने रेस कमीशन बैठाया। तो उसी के अजय कक्कर और डॉक्टर समीर शाह क्या है? मेंबर हैं। अब रही देवी श्रीधर की बात, तो देवी श्रीधर जो है ये बोरिस जॉनसन की सरकार ने जो एक डायग्नोस्टिक डाटा एनालिटिक्स टीम सेटअप की कोरोना वायरस के मद्देनजर, उसकी ये अध्यक्ष हैं। कौन? देवी श्रीधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, आफ्टर विच पॉपुलर फोक सॉन्ग नेम द ओडिशा गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द बिलुंग विलेज ऑफ संबलपुर विलेज। सो किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर ओडिशा सरकार ने संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदला है? तो ये है आपका ए, रंगबती। किसके नाम पे? ए, रंगबती, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर संगीत है जो 1970s में मित्रगुणा गौंतिया ने बनाया था। किन्होंने? तो मित्रगुणा गौंतिया, जो कि आपके ये रहे। इनको जो है इस साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया। किससे? पद्मश्री से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और प्लस इसके अलावा जो है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, और ऑल इंडिया रेडियो का नेशनल अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और इन्होंने 1970s में रंगबती जो है एक पॉपुलर फोक सॉन्ग, जो कि आपका संबलपुरी लैंग्वेज में है, उसे बनाया था। और ये जो है आपका 1970s में ऑल इंडिया रेडियो पे पहली बार रिकॉर्डेड हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गए है 27वां क्वेश्चन, which disease has caused massive losses in pig population across 51 countries। तो 51 देशों में सुअर की आबादी में किस बीमारी के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है? करेक्ट ऑप्शन है डी, अफ्रीकन स्वाइन बुखार, यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और आपको मैं यहां पे बता दूं कि ये जो है एनिमल टू ह्यूमन जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता है, और प्लस जो फूड है वो भी इससे संक्रमित नहीं होता है, लेकिन ये हाईली कंटेजियस है। हाईली इसका जो फैटेलिटी रेट है वो काफी हाई है, और इसके कारण जो है लगभग 51 कंट्रीज की जो पिग पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? वो डेड हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, लालजी टंडन हु डाइड ऑन जुलाई 21, 2020 वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश के। और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये पिछले 2 महीने से बीमार चल रहे थे और इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये रहे आपके लालजी टंडन। लखनऊ में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, और ये जो है मध्य प्रदेश से पहले बिहार के भी गवर्नर रह चुके थे। किसके? तो बिहार के भी गवर्नर रह चुके थे। और अब जो अतिरिक्त भार जो संभाल रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222। तो किस संस्थान ने कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222 विकसित की है? तो ये है आपका ए जेनर इंस्टीट्यूट। किसने? तो ए जेनर इंस्टीट्यूट, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट है, और इसको यूके गवर्नमेंट फंड कर रही है। और इसका जो मार्केटिंग और प्रमोशन है ये करेगी एस्ट्राजेनेका। कौन? तो एस्ट्राजेनेका। और इसका फॉर्मर नाम था ChAd-O-X1 आपका 19। क्या? तो ChAd-O-X1 19। और ChAd-O-X1 जो है वो चिंपांजी से जो है एक वीक कोरोना वायरस लेके, और प्लस जो है कोरोना वायरस यानी कि जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है, ठीक है, SARS-CoV-2 का जो है वीक स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल लेके इन दोनों को मिक्स करके ये वैक्सीन बनाया गया है, जिसका नाम है AZD1222। और ये जो है ह्यूमन फेज ट्रायल 2 में जो है काफी जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, और खास करके उनमें जिनमें
कि जिनको कि डबल डोज दिया गया, क्या तो डबल डोज जिनको दिया गया तो उसमें जो है इस वैक्सीन ने दो तरीके से काम किया, तो इसको हम लोग डबल डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्या, पहला तो इसने एंटीबॉडीज बनाया और दूसरा इसने जो है टी सेल्स को किल किया। तो इससे क्या है कि इससे जो है ये सुनिश्चित हो गया है कि ये जो वैक्सीन जो है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये टी सेल्स को भी किल करती है। अगर टी सेल्स किल नहीं होते हैं तो क्या है, अगर एंटीबॉडीज किल होती है तो कहने का मतलब यह है कि एंटीजेंस केवल किल होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि ये बीमारी दोबारा आ सकती है और दोबारा से वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका AZD1222 और ये जो है क्या है, ये है आपकी कोरोना वैक्सीन जो कि ह्यूमन फेज 2 ट्रायल में काफी सक्सेसफुल साबित हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज बाइंग सबमरीन किलर P8I एयरक्राफ्ट। तो भारत किस देश से P8AI एयरक्राफ्ट ले रहा है? तो ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंडिया और पी का मतलब क्या है, पॉजिडॉन। तो ये कहां से ले रहा है, आपका बी यूएसए से। कहां से, तो बी यूएसए से। और अगले साल जो है P8 एयरक्राफ्ट भारत को कितने मिलेंगे, 4 जो है P8AI एयरक्राफ्ट मिलेंगे। और इसके लिए जो है डील साइन हुई थी 2016 में साइन हुई थी और नवंबर 2019 में जो है 6 और P8AI एयरक्राफ्ट के लिए जो है डील साइन हुई। ठीक है, इसके अलावा जो है 2013 में जो है पहली बार इंडिया को P8I एयरक्राफ्ट मिला था। और भारत में जो कुल हैं, कितने हैं, भारत में कुल जो P8I एयरक्राफ्ट हैं वो कितने हैं, टोटल 8 हैं। कितने, टोटल 8। और अगले साल 4 आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। और ये रहा आपका P8I एयरक्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टू सोशल इंडिकेटर्स विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ डेवलपमेंट मैट्रिक्स बीइंग डेवलप्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे विकास मैट्रिक्स के कौन से 2 प्रमुख सामाजिक सूचकांक हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या है ऑप्शन करेक्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन। और ये जो है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है NK सिंह। ठीक है, और बाकी हम बता दें कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है और ये जो है 2021 से लेकर 2026 पीरियड के लिए बनाया गया है। और इसके मेंबर कौन है, तो आपके फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय नारायण झा, फिर आपके जो है डॉक्टर रमेश चांद जो कि आपके नीति आयोग के मेंबर हैं, फिर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक लहरी और फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह। ठीक है, तो इतने मेंबर जो है 15th फाइनेंस कमीशन में हैं। और डेवलपमेंट मैट्रिक्स क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर बनाया जाएगा और इसके बेसिस पे यह निर्धारित किया जाएगा कि किस स्टेट को जो है कितना एलोकेशन जो है सेंटर से जाए। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि जो लेस हेल्थ और एजुकेशन में डेवलप्ड स्टेट होगा तो उसको ज्यादा एजुकेशन दिया जाएगा, सो दैट कि जो मोर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो उनके बराबर आ जाए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, इनकम कन्वर्जेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन वर फाउंड टू बी कोविड इन्फेक्टेड बाय सेरो सर्वे। तो दिल्ली के कितने प्रतिशत लोग सेरो सर्वेक्षण के मुताबिक कोविड से संक्रमित पाए गए? तो कितने, करेक्ट ऑप्शन है डी 23.48, यानी कि हर एक 5 में एक व्यक्ति जो है संक्रमित पिछले 6 महीने में पाया गया। और ये जो सर्वेक्षण है ये 27 जून से 10 जुलाई के बीच में किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ इंडिया आइडिया समिट हेल्ड ऑन जुलाई 22। तो भारत विचार शिखर सम्मेलन का फोकस क्या है, जो कि 22 जुलाई को हुआ था, तो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। क्या है करेक्ट ऑप्शन, ए, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन है उसकी बात कर लें तो मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, तो ये जो है आपका यूएन इकोसॉक जिसकी 75th एनिवर्सरी मनाई गई, क्योंकि यूएन इकोसॉक जो है ये 1945 में आया था और उसी का थीम क्या है,
मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19 किसका है? यूएन इकोसॉक का, ठीक है। और बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये है आपका ग्लोबल इंडिया वीक 2020 जो कि 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई को मनाया गया और ये जो है आपका लंदन में आयोजित किया गया था। क्या? तो ग्लोबल इंडिया वीक, क्या था थीम? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है, विथ विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइन फ्लो फॉर T90 टैंक्स। तो किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्री ने T90 टैंकों के लिए माइन फ्लो के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका BBEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और ये जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट अर्थ मूवमेंट इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है और ये जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये क्या बनाएगा? ये माइन फ्लो बनाएगा जिससे कि जो कि T90 टैंक्स के नीचे लगेंगे और T90 टैंक जब चलेंगे तो जहां पे भी माइंस बिछे हुए होंगे इनको डिस्ट्रॉय करेंगे जिससे जान और माल का नुकसान जो है कम होगा, ठीक है। अब जब इतने सारे जो हैं ये सारे के सारे प्राइवेट और पब्लिक के डिफेंस फर्म्स हैं तो इनके बारे में भी जान ले। तो ये देखिए, ये रहा आपका T90 टैंक और ये रही इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब भेल की बात करें तो भेल जो है ये लार्जेस्ट एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की कंपनी है इंडिया में। इसका मतलब है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1964 में आया और हेड इसके नलील सिंगल, ठीक है। BEML ये आपका बेंगलुरु में है, 1964 में फाउंडेड हुआ और DK होटा इसके चेयरमैन हैं। L&T इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, फाउंडेड 1938 में, SN सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन हैं। टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में है, 2007 में आया और इसके चेयरमैन कौन है? सुकरण सिंह, ठीक है। अब L&T की जब बात हुई है तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि L&T ने अभी हाल ही में जो है एक माइलस्टोन अचीव किया कि जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील वैक्यूम जो है बनाया गया, जो कि आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो कि कार्डेक फ्रांस में बनाया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि जो सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन से हीलियम, उसको जो है क्या करेगा? उसको परखेगा, जांचेगा। और ये कहां हो रहा है? कटार के फ्रांस में, ठीक है। उसको जो है L&T ने क्या किया है? उसके लिए सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है स्टील वैक्यूम कंटेनर भेजा है और ये कहां हुआ? तो आपका ये जो कंटेनर है बनाएगा कहां? तो आपका हजीरा गुजरात में। कहां? तो हजीरा गुजरात में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो। तो निम्न में से कौन सी कंपनी ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो समूह का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, टाटा। कौन है? तो डी, टाटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो समूह कंपनियों का हिस्सा नहीं है और इसमें जो कंपनीज जो है, कितनी कंपनीज है? कुल मिला के 9 कंपनीज हैं और यहां देख लीजिए मैंने दिया है कौन कौन सी है। AP मोलर, मार्क्स, डेनोन, मर्सिडीज बेंज, माइक्रोसॉफ्ट, नेचुरा एंड को, नाइक इंक, स्टारबक्स, यूनिलीवर और विप्रो। तो ये 9 कंपनी ने मिलकर ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो बनाया है, जिनका मकसद है कि 2050 तक, कब तक? तो 2050 तक हम लोग जो है कार्बन नेट एमिशन में जीरो जो टारगेट है उसको अचीव कर लें, ठीक है। तो क्या? तो 2050 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो होगा इन कंपनीज का, ठीक है। अब दोस्तों यहां से जब नेट कार्बन एमिशन जीरो करने की बात आई है तो रेलवे ने भी टारगेट रखा है इसका। तो इंडियन रेलवेज ने क्या टारगेट रखा है? 2030 तक जो क्या होगा? ये नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा इंडियन रेलवेज। कब तक? 2030 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच इंडियन कंपनी इज लिस्टेड इन द US क्लीन नेटवर्क, या इसे आप लोग क्लीन टेलकोस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी भारतीय कंपनी अमेरिका के क्लीन नेटवर्क में सूचीबद्ध है? तो कौन? तो ये है आपका सी, रिलायंस जियो। क्या है करेक्ट ऑप्शन? सी, रिलायंस जियो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने कहा कि वो अपना खुद का 5G बनाएगा। कब से? जब से हुआई के सिस्टम 5G को यूके ने बैन किया और पूरे दुनिया भर में चाइना के हुआई 5G को लेकर विरोध चल रहा है, उसके बाद से यूएस ने एक क्लीन नेटवर्क या क्लीन टेलकोस ग्रुप बनाया जिसमें उन कंपनीज को शामिल किया जिन्होंने जो है जो 5G जैसी कंपनीज जो हुआई हैं, जो कि आपके डाटा प्राइवेसी
के लिए खतरा है और आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उनको दरकिनार करके या तो अपना 5G खड़ा किया या फिर दूसरी कंपनी से लिया, तो उनको जो है क्लीन टेल्कोज में शामिल किया गया। उसमें जैसे आपकी आपका ये कौन सी थी, नोकिया हो गई, नोकिया भी शामिल है, ठीक है, नोकिया की कंपनी भी शामिल है, O2 भी शामिल है। तो ये सारी कंपनीज जो क्लीन टेल्कोज में शामिल हैं, और ये किसने बनाया है, ये अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने। किसने, तो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइवेट ट्रेन्स विल बी रन बाय इंडियन रेलवेज बाय 2027। तो भारतीय रेल द्वारा कितने निजी ट्रेन 2027 तक चलाए जाएंगे, तो कितने, डी है 151, 151, और 2023 में जो है पहला जो ट्रेन यानी कि 12 के इंस्टॉलमेंट में चलाया जाएगा। कब, तो 2023-24, फिर 2024-25, फिर 2025-26, और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट आएगा 44 का, वो आपका 2026-27, और ऐसे जो है 151 ट्रेन जो है प्राइवेट लोग जो चलाएंगे हैं, कब तक, 2027 तक। ठीक है, अब बात उठती है कि पहला प्राइवेट ट्रेन कब चला, तो ये जो है आपका तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली चलाया गया, और ये कब, तो आपका अक्टूबर 2019 में चलाया गया। कब, तो 4 अक्टूबर 2019। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है द यूएस नेवी विल बी कंडक्टिंग द मैरीटाइम ड्रिल पासेक्स विथ विच कंट्री। तो अमेरिकन नौसेना किस देश के साथ मैरीटाइम ड्रिल पासेक्स का आयोजन करेगी, तो किसके साथ, तो आपका इंडिया की नेवी के साथ। करेक्ट ऑप्शन डी है, इंडिया की नेवी के साथ। ठीक है, और ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस को मिलाकर क्या बन जाता है, ये आपका क्वाड बन जाता है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या, तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बन जाता है, जो कि अभी काफी न्यूज में है। ठीक है, और ये जो पासेक्स है इसका मतलब क्या है, पासिंग एक्सरसाइज। क्या मतलब है इसका, पासिंग एक्सरसाइज। और ये जो पासिंग एक्सरसाइज होता है ये पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ये जब किसी के जो वाटर टेरिटरी है उसके पास से अगर जो है समान बुद्धि वाले देश, ठीक है, मैं बुद्धि वाले देश ही बात करूंगा कि जिनका सेम आइडियोलॉजी है, वो जब आपस में सहमत एग्री करते हैं तो वो लोग जो है क्या होते हैं कि इस पैसेक्स को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब पैसेक्स की बात उठी है तो यहां हम लोग जो है देख सकते हैं किसके बारे में जानकारी, तो इंडिया यूएस के जितने भी ड्रिल्स हुए हैं उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, इंडिया यूएस के ड्रिल्स के बारे में। ओके, तो ये आप देख लीजिए, मैं जल्दी से इस पे एक नजर डाल देता हूं। तो सबसे पहला जो है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन ये हुआ था 1991 में चालू, किससे, तो किक लाइटर प्रपोजल, ये आपको याद रखना है। सो फरवरी 1992 में पहला इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका कोड नाम था टिक इरॉक्वेस। फिर मई 1992 में फर्स्ट नेवल मलाबार एक्सरसाइज हुआ। 2004 में युद्ध अभ्यास, ये आर्मी एक्सरसाइज था। फिर वज्र प्रहार हुआ। 2015 में मलाबार एक्सरसाइज जो है इसको एक और देश को शामिल करके ट्राइलेटरल बना दिया गया, और ये कौन था, ये आपका जापान था। 2018 में इंडिया ने पहली बार जो है रिम्पैक जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया इंडियन एयरफोर्स ने, और ये जो रिम्पैक जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर रेड फ्लैग जो है ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और नवंबर 2019 में HADR एक्सरसाइज, जिसे टाइगर ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है, ये कंडक्ट हुआ था कहां, तो विशाखापट्टनम और काकीनाडा, विशाखापट्टनम के पोर्ट पे। ठीक है, HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन आपका ये एक्सरसाइज है। क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम से जाना जाता है, टाइगर ट्रायम्फ। ओके, अब बात करते हैं किसकी, तो पासेक्स के बारे में। तो ये देखिए, ये मैंने मैप बनाया है, और अभी क्या था कि हाल ही में जो USS निमित्ज जो है यूएस की न्यूक्लियर जो आपका वो है शिप एयरक्राफ्ट है USS निमित्ज, वो यहाँ पे थी, कहाँ पे, तो साउथ चाइना सी में। तो जब यहां से पास होके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होके जब वो गल्फ जा रही थी, तो ये आपका देखिए, ये है आपका अंडमान निकोबार, और ये लास्ट में है आपका क्या, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो यहां से ये देखिए, ये जब पास हो रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, 6 डिग्री चैनल। क्या बोल रहे हैं, 6 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये 6 डिग्री चैनल जो है यहां से जब पास हो रही थी, तो यहीं से पैसेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज यूएस और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट हुआ। ठीक है, और ये 6 डिग्री चैनल जो है ये किसको डिवाइड करता है, ये इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, और आपका रोंडो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया के एसे प्रोविंस में है, इन दोनों को डिवाइड करता है। और इन
इन दोनों के बीच में जो गैप है कितना है, 163 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, कितना, तो 163 किलोमीटर का गैप है। और ये 6 डिग्री चैनल, आपको पासक से ज्यादा इस 6 डिग्री चैनल को याद रखना है कि ये किन दो आइलैंड्स को डिवाइड करता है, तो आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार और रोंडो आइलैंड इंडोनेशिया के एसे प्रोविंस का। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा 10 डिग्री चैनल भी है। सो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। किसको, तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है जो इंडिया के, इनको 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 39th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ रेयर येलो टर्टल वाज रिसेंटली फाउंड। तो हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया, तो ये कहां, ओडिशा के बालासोर के सुजनपुर गांव में। कहां, ओडिशा के बालासोर में सुजनपुर गांव में। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, और ये रहा आपका पीला कछुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए 40th पे। तो आपका ये है कि हु इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन टू प्रोब हैदराबाद एनकाउंटर। ये आप सबको पता है दिसंबर 2019 में इसका गठन हुआ था, और ये जो है जो रेपिस्ट थे जिनका हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसके बाद ये कमीशन बैठाई गई थी प्रोब करने के लिए। तो उसके जो जुडिशियल कमीशन के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है आपके करेक्ट ऑप्शन डी, वी.एस. सिरपुरकर। कौन, तो वी.एस. सिरपुरकर ये रहे। कौन, तो वी.एस. सिरपुरकर। और इन्होंने अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में क्या मांगा, और टाइम मांगा अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, और इसलिए ये न्यूज में आए। और दूसरा कारण है ये न्यूज में इसलिए आए क्योंकि अभी जो है विकास दुबे जो कि यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था, उसका भी कानपुर में एनकाउंटर हुआ बिखुरा विलेज में। तो उस पे जो जुडिशियल कमीशन यूपी ने बैठाई थी शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बी.एस. चौहान, जस्टिस रिटायर्ड बी.एस. चौहान, उनकी अध्यक्षता में 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन बनाया। किसको प्रोब करने के लिए, तो विकास दुबे के एनकाउंटर किलिंग को प्रोब करने के लिए। कौन, तो बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, और ये बलबीर सिंह चौहान कौन है, तो ये जो है 21वें विधि आयोग के चेयरमैन है, 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन, और प्लस कावेरी रिवर वाटर ट्राइब्यूनल के भी चेयरमैन हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये दो कौन, जी.एस. मनी और प्रदीप कुमार यादव, ये वी.एस. सिरपुरकर कमीशन के ही मेंबर हैं। कौन, तो जी.एस. मनी और प्रदीप कुमार यादव। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑनररी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी फॉर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन है कौन, तो आपका टीना डाबी। बी करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है, ये रहे आपकी टीना डाबी। और राजेश सिंह की बात करें तो ये देश के दूसरे जो है ब्लाइंड पर्सन है जिनको बोकारो का डीएम नियुक्त किया हेमंत सरकार ने। तो किनके, तो झारखंड में ये बोकारो के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं। ये ब्लाइंड हैं, और ये जो है देश के दूसरे ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हैं। कहां के, तो बोकारो के। ठीक है, और ओ संजीता जो है ये केरला की पहली जो है वुमेन आपका ये सेल्स टैक्स कमिश्नर बनी है, सॉरी कस्टम एक्साइज जो है इंस्पेक्टर बनी है, कमिश्नर नहीं इंस्पेक्टर बनी है। कौन, तो आपकी ओ संजीता। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन पे। तो 42वां क्या है, हु इनिशिएटेड द एक्सटेंडेड बारियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे प्रोजेक्ट। तो किसने विस्तारित बेरियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक परियोजना शुरू की, तो ये कौन थे, ये आपके जीन पॉल निब, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जीन पॉल निब। ठीक है, और ये जो है खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने जो है आपका ई बॉस प्रोजेक्ट चालू किया था। किस लिए, तो यूनिवर्स का लार्जेस्ट 3D मैप बनाने का ऑब्जेक्टिव था। तो ये रहा आपका यूनिवर्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D मैप, और ये किसके अंतर्गत बना है, तो आपका एक्सटेंडेड बारियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे ई बॉस प्रोजेक्ट के अंडर, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जीन पॉल नीब। और इसमें कुल मिला के जो है कितने देश शामिल थे, इसमें कुल मिला के 30 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल थे। तो ये क्या बना है, यूनिवर्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D मैप। क्या, तो 3D मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक रॉक इन न्यूज रिसेंटली। सो हाल ही में समाचार में ब्लैक रॉक क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका एक मालवेयर है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए मालवेयर। और मालवेयर का मतलब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सो दो शब्दों को बना के मिला है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या आपके एंड्रॉइड फोन्स में घुस के आपके क्रेडिट कार्ड या कोई भी जो है चीज उसको चोरी कर लेता है, और ये हाल ही में न्यूज में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है कि विच स्टेट लॉन्च द गोधन न्याय योजना। सो किस राज्य ने गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी छत्तीसगढ़ ने। किसने? तो सी छत्तीसगढ़ ने। और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्या है कि 2 रुपए किलो के हिसाब से जो डंग केक है उसको खरीदा जाएगा, जिससे कि रूरल में जो है इनकम भी पैदा होगी और जो है गाय का जो गोबर है वो भी सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है उन्होंने जो है अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान जो न्याय योजना शुरू की। क्या? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की। किसके लिए? तो किसानों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीकली करंट अफेयर का। तो क्या है ये कि विच स्टेट हैज रिटन टू प्राइम मिनिस्टर टू विथड्रॉ ऑर्डिनेंस ऑन फार्म प्रोड्यूस ट्रेड। सो किस राज्य ने कृषि उपज व्यापार का अध्यादेश को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा है? तो किसने? तो ये है आपका बी छत्तीसगढ़ ने, यानी कि भूपेश बघेल की सरकार ने कहा कि ये किसानों के खिलाफ है। ठीक है, और इस एक्ट में है क्या इस अध्यादेश में? तो अध्यादेश का नाम है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। अब ये क्या करता था कि इसने किसानों को ये कहा कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी जाकर जो है आप मनमाने दाम पे जो है जो भी आपको उपयुक्त दाम लगता है वहां जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये एमएसपी खरीद प्रणाली को भी ये क्या करेगा? सप्लीमेंट करेगा। और इसके तहत क्या होगा? वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनेगा। क्या बनेगा? वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है वीकली करंट अफेयर समाप्त होता है। आप आई होप आप लोगों को ये काफी अच्छा लगा होगा। काफी लंबा सेशन हो गया, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तथ्य थे जो डिस्कस करने थे पूरे वीक का, तो इतना टाइम लगना वाजिब था। तो यदि आप मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो देता रहूं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।